हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लेक्चर 3 में मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले के 2 लेक्चर उसमें आप लोग इंस्पेक्शन पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ चुके हैं। उसमें आपने रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, रोल ऑफ ऑपरेटर, इसके बारे में आपने पढ़ा। सो आई होप कि इंस्पेक्शन क्या है और इंस्पेक्शन के मायने क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आज हम इंस्पेक्शन का जो दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पीछे के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखें, उनको लाइक करें। एंड लेट अस बिगिन our next discussion today. It is the lecture 3 of inspection and quality control, subject production management, year 3rd year and semester 5th semester, Polytechnic Diploma, उत्तर प्रदेश। इस चैप्टर का जो आउटकम रहेगा, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे की पॉइंट इंस्पेक्शन। सो द आउटकम ऑफ दिस ई लेक्चर विल बी द की पॉइंट इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इनकमिंग रॉ मटेरियल, यानी फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है उसका इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस लेक्चर में हम क्वालिटी कंट्रोल पे बात करेंगे। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल। ये 5 आउटकम है इस लेक्चर के। एंड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, की पॉइंट इंस्पेक्शन। की पॉइंट इंस्पेक्शन, आप सबसे पहले इस फिगर को देखें। इस फिगर में आपको जो नजर आ रहा है, दैट इज अ क्रैंक शाफ्ट। ये एक क्रैंक शाफ्ट है और आपको बता दें ये एक मोटरसाइकिल की एक सिंपल जो 100 सीसी या 150 सीसी मोटरसाइकिल है, उसकी एक ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये उसका मैग्नेटोसाइड है, स्प्रॉकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये एक ये कनेक्टिंग रॉड है। बाकी ये 2 क्रैंक शाफ्ट के हाफ्स होते हैं, उनकी फोर्जिंग आती है, फोर्जिंग में ऑपरेशंस करके बनाया जाता है। बाकी में क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट के 2 हाफ को प्रेस फिट कर दिया जाता है। एंड दिस इज अ इंटरफेरेंस टाइप ऑफ फिट। सो की पॉइंट इंस्पेक्शन क्या है? लेट अस हैव द डिस्कशन फर्स्ट। एवरी प्रोडक्ट हैज अ सर्टेन की पॉइंट ड्यूरिंग sequence of operation beyond which the rework is either costly or not possible. आइए इसको समझते हैं इसी एग्जांपल से। जैसा कि मैंने बताया कि कनेक्टिंग रॉड में ये क्रैंक पिन आपको फिगर में दिखाई नहीं पड़ रही है, अंदर इसके ड्रिल होर में प्रेस फिट करके रखा हुआ है। तो ये जो क्रैंक पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट के दोनों हाफ है, दोनों को प्रेस फिट कर दिया गया है। अब सपोज करिए यहाँ के थ्रेड में या स्प्रॉकेट्स में या यहाँ के किसी डायमीटर में यहाँ पे की ग्रुप बना होता है, उस की ग्रुप में अगर कोई समस्या आती है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे किसी तरह की ऐसी समस्या आई जिसका रिवर्क पॉसिबल नहीं है, इसको दोबारा ठीक करके नहीं बनाया जा सकता है, तो अब क्या होगा? सपोज करिए कनेक्टिंग रॉड में यहाँ पे कोई बेंड आ गया, ये कनेक्टिंग रॉड एक तरफ हल्की सी किसी कारण से टेढ़ी हो गई, अब क्या होगा? असेंबली में कनेक्टिंग रॉड को सीधा करना मुश्किल है। यहाँ पे सपोज करिए कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट में ऐसा कुछ आ गया कि अब हम इसको रीवर्क नहीं कर सकते, अब क्या होगा? अगर यहाँ पे रीवर्क पॉसिबल नहीं है तो ये पूरी की पूरी असेंबली, इस असेंबली में लगे हुए सारे पार्ट, इसमें लगी हुई जितनी कॉस्ट है, जितनी लेबर कॉस्ट है, जितना मटेरियल कॉस्ट है, जितना टूलिंग कॉस्ट है, सारा का सारा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द की पॉइंट इंस्पेक्शन। अगर हम किसी भी अपने प्रोसेस में किसी ऐसी जगह पर कोई इंस्पेक्शन कर लें कि भाई इसके बाद ये जो मटेरियल है सीधे असेंबली में डायरेक्टली फिट हो जाए, यहाँ पे जाके आगे फेल ना हो, क्योंकि आगे अगर फेल होगा तो पीछे की सारी कॉस्ट, जितनी उसमें कॉस्ट ऐड हुआ है, सारा का सारा एडेड कॉस्ट खराब हो जाएगा। अगला पॉइंट है द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द मोटरसाइकिल कंसिस्ट ऑफ द 2 हाफ, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, क्लच साइड एंड द मैग्नेटो साइड। एंड ये जो इस तरफ का साइड है ये क्लच वाला साइड है और ये मैग्नेटो साइड है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन एंड रोलर बेयरिंग विद स्प्रॉकेट्स।
टू हाफ्स एंड द क्रैंक पिन मेक द इंटरफेरेंस फिट, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंटरफेरेंस होता फिट से लगाए जाते हैं। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है? 3 तरह के फिट होते हैं, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस फिट। इनका डिस्कशन हम लोग अगले सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट अस हैव इंटरफेरेंस, यानी एक हम यहाँ पे इतनी सी बात समझ लें कि अगर इंटरनल डायमीटर होल साइज छोटा है और उसके भीतर फिट होने वाली शाफ्ट का साइज उससे बड़ा है, एज पर डिजाइन बड़ा है, तो ये आसानी से नहीं जाएगा, इसको प्रेस फिट किया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ फिट इज नोन एज द इंटरफेरेंस फिट। हिंदी में इसको बाधा फिट भी कहते हैं। ये अगले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। एक बार इसमें क्रैंकशाफ्ट के दोनों हाफ, क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड दोनों सब प्रेस फिट कर दिए गए। अब इसके बाद ये की पॉइंट है। If any defect is observed beyond this point, the whole assembly becomes scrap. अगर इस स्थिति के बाद अगर किसी प्रकार का इसमें कोई डिफेक्ट नजर आता है तो पूरी की पूरी असेंबली क्रैक हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी। Inspection at key point thus helps to avoid unnecessary further expenses on poor parts which are likely to be rejected. यानी इसके बाद अगर ऐसा हमने यहाँ पर की पॉइंट इंस्पेक्शन कर दिया, इसके बाद कोई समस्या नहीं है, और अगर इसके बाद समस्या आती है और इंस्पेक्शन में कमजोरी रह गई, इंस्पेक्शन में कोई कमी रह गई और आगे समस्या आई, तो सारा का सारा जो मटेरियल है वो सारा स्क्रैप हो जाएगा। एक और इंस्पेक्शन होता है, दिस इज नोन एज द फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन नॉर्मली असेंबलीज जहां कंप्लीट हो जाती है, इंजन की असेंबली कंप्लीट हो गई, व्हीकल की असेंबली कंप्लीट हो गई, या अगर हम क्रैंक शाफ्ट की इस असेंबली का जो फिगर आपने यहाँ पे देखा, इस फिगर को अगर हम कंप्लीट फिगर माने तो यह भी अपने आप एक असेंबली हो गई, क्रैंक शाफ्ट असेंबलीज को कहते हैं। तो जहां कहीं भी असेंबलीज कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे फैन की वाइंडिंग, फैन वगैरह सब कंप्लीट हो गया, फैन का मोटर चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर चेक कर रहे हैं, मिक्सी चेक कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन चेक कर रहे हैं, तो फाइनल इंस्पेक्शन में भी तमाम सारी पैरामीटर्स होते हैं विच आर ऑलवेज चेक्ड एंड देयर आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिस्पैच फॉर द डिलीवरी टू द कस्टमर। तो फाइनल इंस्पेक्शन क्यों करते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है? लेट अस हैव द पॉइंट्स। फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो फाइनल इंस्पेक्शन है वो उसकी परफॉर्मेंस, यानी जिस काम के लिए वो बनाया गया है, व्हीकल है तो व्हीकल के आरपीएम, उसकी स्पीड, उसका फ्यूल कंजम्पशन कितना है, उसका टॉर्क कितना आ रहा है, वो कितनी पावर डेवलप कर रहा है, कितने आरपीएम पे कितनी पावर डेवलप कर रहा है, वगैरह वगैरह, गियर शिफ्टिंग, ब्रेक, ये सब चेक हो जाता है। अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, लाइट कैसी है, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, पेंट की क्वालिटी ठीक है, कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है, स्क्रैचेस नहीं, ये सब चीजें फाइनल इंस्पेक्शन में अपीयरेंस में आती, दिखता कैसा है। फाइनल इंस्पेक्शन इज ए फिक्स्ड और सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी। ये किसी एक जगह पर करी जाती है और उस जगह पर जो फाइनल इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं उनको एक चेकलिस्ट दे दी जाती है कि आपके पास जब ये असेंबली आएगी, जब ये गाड़ी आएगी, इस गाड़ी में आपको साहब क्या 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 चेक करना है। वो सारी चीजें चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको टिक करते हैं, और अगर कोई रिमार्क आता है तो रिमार्क को लिख देंगे और वापस वो गाड़ी जाएगी ठीक होने के लिए, फिर वापस यहाँ पे इंस्पेक्शन में आएगी। और अगर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, जैसा कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट को टिक कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और अगर सारे पॉइंट्स एक्सेप्टेबल हैं देन इट इज सेंट फॉर द वेयर हाउस वेयर इट विल बी डिस्पैच्ड। Many non-destructive and the destructive inspection techniques comes under this heading. कुछ डिस्ट्रक्टिव और कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं। एनडीटी अगर करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव में, तो इसमें ये हमारे ये जिस तरह के फ्लॉ डिटेक्शन है, क्रैक डिटेक्शन है, ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आ जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होती है, जैसे हमने 4P टेस्ट कर लिया, या हम इसको यूटीएम पे टेस्ट कर लें, या हार्डनेस को टेस्ट कर लें, तो हार्डनेस को भी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव ले सकते हैं क्योंकि उसमें इंडेंटर का बड़ा बारीक सा निशान आता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। सो इट इज नोन एज द फाइनल इंस्पेक्शन। After getting clearance from the final inspection, the product is then forwarded for the next operation or the dispatch. फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद या तो प्रोडक्ट अगले इंस्पेक्शन के लिए जाएगा या फिर डिस्पैच के लिए चला जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनल इंस्पेक्शन, क्योंकि इसके बाद
वो उस पे या तो बहुत बड़ी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होने वाली है या वो सीधे कस्टमर के हाथ में जाने वाला है। देयरफॉर द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ एनी कंपनी फॉर एनी प्रोडक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वेरी important role it has to play for the product quality and as far as the for the reputation of the company. इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल हमारा अगला टॉपिक। अब देखिए होता क्या है, सपोज करिए हम वो क्रैंकशाफ्ट का फिगर को दोबारा देखें। अगर ये क्रैंकशाफ्ट का फिगर है, अब इस क्रैंकशाफ्ट में दो हाफ हैं, एक ये फोर्जिंग है, एक ये फोर्जिंग है। ये क्लच साइड फोर्जिंग कहलाती है, ये मैग्नेटो साइड की फोर्जिंग कहलाती है। ये भी फोर्जिंग से बनता है। अब जिस कंपनी से ये फोर्जिंग वाली कंपनी से हमारे यहाँ ये मटेरियल आया, तो फोर्जिंग वाली कंपनी के लिए तो ये अंतिम उत्पाद है, उसने डिस्पैच करके हमारे यहाँ भेज दिया। हम इसे मशीनिंग करेंगे, तो जब इसकी हम मशीनिंग करेंगे तो हमारे लिए एक क्या कौन सा मटेरियल हो गया, ये हमारे लिए हो गया रॉ मटेरियल। दिस बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर अस। अब अगर इस रॉ मटेरियल को हम ठीक से चेक करेंगे, उसके बाद मशीनिंग के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देंगे। तो मशीनिंग के प्रोसेस के लिए जब ये आगे बढ़ेगा तो वहां पे हर मशीन पर इसमें कॉस्ट ऐड होती जाएगी। तो इसका मतलब हमको बच्चों क्या करना है, हमें इस रॉ मटेरियल जो हमारी कंपनी में आया, उस कंपनी को हम उस रॉ मटेरियल को सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वो हमारे स्पेसिफिकेशन की कंफर्म कर रहा है, स्पेसिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितनी बातें हैं, जो भी टॉलरेंस है, जो भी साइजेस है, उसके अनुसार ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल लिमिट के भीतर है, देन दिस रॉ मटेरियल विल बी सेंट फॉर द ऑपरेशन इन द प्लांट। और अगर ये हमारा मटेरियल जो है उस गुणवत्ता का नहीं है तो हम प्लांट में मशीनिंग ऑपरेशन के लिए इसको भेजेंगे नहीं। देयरफॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो लेट अस हैव द पॉइंट, क्या कह रहा है ये, इनकमिंग रॉ मटेरियल इज इंस्पेक्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। जो आपसे मैं बात कह रहा था, दैट इज बिफोर द एडिंग द कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब हर मशीन पे जाएगा और हर मशीन पे इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड होती जाएगी। इट इंश्योर्स elimination of material from the process which are substandard and may cause problem during the operation। तो अगर हमने रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन पहले से करके रखा हुआ है, तो किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है ऑपरेशंस में, किसी मशीन पर कोई समस्या आने वाली है, तो वो समस्या पहले से ही हमको पता लग जाएगी और वो मटेरियल, गलत मटेरियल आगे लाइन पर नहीं जाएगा। It also put a check on supplier, that is the vendor quality, and ensure his ability to maintain the quantity with the quality। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप देखेंगे, क्वांटिटी विद क्वालिटी। देखिए आज का जमाना इसी का है, अगर आपने क्वालिटी दी और क्वांटिटी नहीं दे पाए तब भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आपने क्वांटिटी दी, क्वालिटी नहीं दे पाए, तब भी फ्लॉप हो जाएंगे। तो आज का ज़माना यह है कि आपकी कंपनी को क्वालिटी भी देनी है और क्वांटिटी भी देनी है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड, दैट इज द क्वांटिटी, बोथ आर मेट। सो अगर हम रॉ मटेरियल को अच्छे से चेक करेंगे तो जो हमारा कस्टमर आगे है, जैसे फोर्जिंग हमारी कंपनी में आई, तो फोर्जिंग बनाने वाली कंपनी के लिए हम कस्टमर हैं। अब हमने उससे क्रैंकशाफ्ट बना दी, क्रैंकशाफ्ट से इंजन बना दिया, इंजन से हमने गाड़ी बना दी, अब गाड़ी कस्टमर को दे रहे हैं तो हमारे लिए वो कस्टमर है। तो हर एक स्टेप पर जब भी कोई व्यक्ति है, सपोज करो कंपनी इज ए पर्सन, तो वो किसी के लिए तो कस्टमर है तो किसी के लिए वो सप्लायर भी है। तो एवरी पर्सन हैज द ड्वेल रोल, वो हम किसी के लिए कस्टमर भी होते हैं और किसी नेक्स्ट के लिए हम सप्लायर होते हैं, कंपनी होते हैं। तो इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीड ऑफ द क्वालिटी, देखिए क्वालिटी कंट्रोल की हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, लेट अस सी व्हाट डज इट मीन। When we purchase an object, our focus is on quality of the article। आप गए मार्केट में, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, अब मोबाइल फ़ोन में आप क्या देखेंगे, इतनी जीबी की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इतना इसका रैम होना चाहिए, रोम होना चाहिए, कैमरा ये होना चाहिए, साइज़ ये होना चाहिए, डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो व्हाट डज इट मीन, एंड
ऐसा नहीं कि इसका कैमरा इतने का हो और ये लिखा तो 48 मेगापिक्सल है लेकिन जो फोटो आ रही है पुअर क्वालिटी की आ रही, तो आप कहेंगे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारा फोकस रहता है क्वालिटी पर, यानी हम जो चाहते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है वो प्रोडक्ट क्या, जिस उद्देश्य के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, तो ये क्वालिटी के टर्म्स में आ जाता है। लेट अस हैव द सेकंड पॉइंट, एंड दिस सेकंड पॉइंट इज वी टॉक लॉट अबाउट दैट क्वालिटी। हम क्वालिटी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या है? एनी प्रोडक्ट which fits our requirement and fulfill intended use is said to be quality product। यहां से देखिए क्वालिटी की डिफिनेशन आ गई। क्या डिफिनेशन आ गई? क्वालिटी की डिफिनेशन के लिए कह रहा है कि इसको ठीक कर देते हैं जरा, इसको हाईलाइट करते हैं। ये कह रहा है एनी प्रोडक्ट विच फिट्स अवर रिक्वायरमेंट, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे, फुलफिल इंटेंडेड यूज, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करे, इज सेड टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तब हम कहेंगे कि वो एक अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद है। इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि साहब हमने ये फोन खरीदा, तो ये फोन हमने जिस उद्देश्य के लिए खरीदा हमारी उस उद्देश्य की पूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम है, तो ये फोन एक गुणवत्ता वाला फोन हो जाएगा। ये क्वालिटी का प्रोडक्ट हो गया। इफ ए रेफ्रिजरेटर इज अनेबल टू कीप द फूड आइटम्स कूल, अगर कोई रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा और वो आपके जो फ्रिज के अंदर खाद्य पदार्थ रखा उसको ठंडा रखने में सक्षम नहीं है, ठंडा रख ही नहीं पा रहा है, दूध फट जा रहा है, खराब हो जा रहा है। डू नॉट प्रोड्यूस द आइसक्रीम, लीजिए साहब आइसक्रीम और बर्फ नहीं जमा पा रहा है, देन द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर द यूज। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, काम ठीक से नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लू कलर से लिखा हो गया है कि फिटनेस फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कोई फिटनेस फॉर यूज डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट अपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो वो एक प्रोडक्ट जो है क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो यही इसी को ही हम परिभाषा भी कह सकते हैं और इसी तरह की से क्वालिटी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। नीड ऑफ द क्वालिटी, इफ योर पेन डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यू कॉल इट अ पुअर क्वालिटी पेन। अगर आप जिस पेन से लिख रहे हो, अब ये पेन अगर ठीक से नहीं लिख पा रहा है, खचर खचर कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छी क्वालिटी का नहीं है ये। If food or the service provided by the restaurant disappoint you, then you call it a poor quality। अब आपने कहीं पे खाना ऑर्डर किया, आप खाना खाने गए रेस्टोरेंट में और वहां पे अच्छी गुणवत्ता का आपको खाना नहीं मिला, क्वालिटी आपको ठीक नहीं लगी, सर्विसेज या तो सर्विसेज अच्छी नहीं थी, तो आप कहेंगे इट इज अ पुअर क्वालिटी रेस्टोरेंट एंड वी शुड नॉट विजिट इट अगेन। हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कस्टमर अगली बार नहीं जाएगा वहां पर। So whenever product or service does not fit your expectation, it is said to be poor in quality। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई भी प्रोडक्ट या किसी प्रकार की सेवाएं आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका जो अनुमान था, आपकी जो अपेक्षाएं थी वो पूरा नहीं करता है, तो वो एक पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट या पुअर क्वालिटी की सेवा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वालिटी, क्वालिटी के क्या विशेषताएं गुण होते हैं, लेट अस उनको देखेंगे। डिजाइन, डिजाइन क्वालिटी का पहला पॉइंट होता है। 4 कैटेगरी होती हैं इसकी। तो पहला है डिजाइन। डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट कंसीडर्स फिटमेंट, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस, मेंटेनेंस, सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एंड कस्टमर आर फुलफिल्ड। यहाँ 3-4 बातें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट कंसीडर्स फिटमेंट, जिस प्रोडक्ट को किसी भी डिजाइनर ने जो डिजाइन किया है, सबसे पहले उसका फिटमेंट वो इंश्योर करता है कि सही तरीके से चीजें आपस में फिट हो जाएं। ड्यूरेबिलिटी हो, वो लंबा चले, उसका मतलब उसका लाइफ अच्छी हो, ड्यूरेबल हो। अपीयरेंस, देखने में भी अच्छा लगे। मेंटेनेंस, यानी उसका कम मेंटेनेंस आए और मेंटेनेंस फ्री हो, उसको ज़्यादा खराब ना हो।
सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एंड कस्टमर, जिससे कि एंड कस्टमर किसको कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता। तो मोबाइल फोन के केस में, पेन के केस में, मोटरसाइकिल और कार के केस में हम लोग हैं उसके अंतिम उपभोक्ता, एंड कस्टमर। हमारी जो अपेक्षाएं हैं उससे वो पूरी हो, ऐसा डिजाइनर पूरा अपने डिजाइन बनाने के दौरान ऐसा प्रयास करता है। एंड कस्टमर नीड्स आर ट्रांसलेटेड इनटू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन बाय द डिजाइनर। तो कस्टमर की जो आवश्यकताएं हैं वो फिर उन आवश्यकताओं को ड्राइंग और डिजाइन में उनको ले आता है कि वे इस तरीके से आप बनाएंगे तो कस्टमर की अपेक्षाएं और इच्छाएं पूरी होंगी। कन्फर्मेंस, इट रेफर्स extent to which a product meets a specification of drawing and standards। कंफर्म का मतलब, अब डिजाइनर ने अपनी ड्राइंग बना दी, अपने सारा कुछ सेट कर दिया, उसमें ड्राइंग में डायमेंशंस रख दी, टॉलरेंस रख दी। अब प्रोडक्शन इंजीनियर को उसको बनाना है। अब बनाने के बाद वो प्रोडक्ट जब तैयार होगा तो वो प्रोडक्ट के हर पुर्जा उस ड्राइंग के अनुसार ही तैयार होना चाहिए, तो इसको कहेंगे हम कन्फर्मेंस। नेक्स्ट आएगा अवेलेबिलिटी। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू व्हाट एक्सटेंट अ प्रोडक्ट शैल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। तो वो प्रोडक्ट कब तक उस अपेक्षा को पूरी करता रहेगा और प्रोडक्ट कब तक अपनी सेवाएं देता रहेगा। सो ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लेंथ ऑफ सर्विस। तो ड्यूरेबिलिटी कितना चलेगा, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, लेंथ ऑफ सर्विस कितने समय तक, कितने सालों तक वो सेवाएं देता रहेगा, डिसाइड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इससे पता लगता है कि वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबिलिटी उसकी है, कितनी उपलब्धता है। If a car manufacturer claims for 15-year trouble-free service, कोई कार निर्माता ये क्लेम करता है कि मेरी कार 15 वर्ष तक ट्रबल फ्री आपको सेवाएं देते रहेगी, बस आप सर्विस कराते रहिए, ईंधन भरिए और चलते रहिए। एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग ट्रबल आफ्टर 7 years, और 7 साल बाद कार ने समस्या देना शुरू कर दी है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर देन क्लेम। तो जो प्रोडक्ट की उपलब्धता है, उसकी अवेलेबिलिटी है, वो 15 साल नहीं होगी, केवल 7 साल रह जाएगी। तो ये सब बातें डिजाइनर की जिम्मेदारी है, उसने ऐसी डिजाइन तैयार करनी है कि अवेलेबिलिटी जितना हमने क्लेम किया प्रोडक्ट की उतनी ही बनी रहे। कस्टमर सर्विस, इट रेफर्स आफ्टर सेल सर्विस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आफ्टर सेल सर्विस है। प्रोडक्ट को बेचने के बाद, बिक्री करने के बाद उस पर जो हमको सेवाएं देते हैं उसको आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं। How much a customer is assisted by company to address quality and service related issue. It includes warranty claims, etc. तो कोई कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद भूलना नहीं है, क्योंकि कस्टमर को हमें दोबारा बुलाना है, और एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो एक कस्टमर 10, 20, 50, 100 लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी कंपनी अपने आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रांग बना के रखती है, क्योंकि हमें कस्टमर के किसी भी डिसअपॉइंटमेंट को ठीक करना है। उसको प्रोडक्ट में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो उसको समय रहते अपने ठीक करना है। इसके लिए कंपनी 1 साल, 2 साल, 3 साल की वारंटी भी देती है। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटी। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। अब क्वालिटी कंट्रोल से अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि हमने साहब वर्नियर कैलिपर ले लिया और माइक्रोमीटर ले लिया और गेजेस ले लिया और चेक करना शुरू कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सो बात ये हो रही कि एक ही बातें नहीं है। इंस्पेक्शन इज एन एक्टिविटी दैट रिमूव्स नॉट ओके फ्रॉम द ओके कंपोनेंट्स। इंस्पेक्शन सिर्फ इतना करता है कि सभी कंपोनेंट जो अच्छे कंपोनेंट रखे हुए लॉट में, उसमें से नॉट ओके कंपोनेंट अलग कर देंगे। इट इज द परव्यू ऑफ द इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन के दायरे में आ जाता है। वेयर एज QC इज ए प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड कंपोनेंट्स, जबकि क्वालिटी कंट्रोल
वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट ही बने। ये इसमें हमको सुनिश्चित करना होता है। एम ऑफ क्यूसी इज टू प्रिवेंट डिफेक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का यह कार्य होता है कि वो प्रोडक्शन की हर मशीन पे हर स्टेज पर अच्छी गुणवत्ता का माल बने, ये सुनिश्चित करता है और उस खराब गुणवत्ता का माल बनने से रोकता है। क्यूसी प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। तो क्यूसी जो है किसी भी तरह के फीडबैक देता रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिससे कि अच्छा उत्पादक का माल, गुणवत्ता का माल बनता रहे। When a component is discovered which does not meet the specification, और बीच में हमको ये पता लगे कि ये कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन का नहीं बन रहा है, ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रॉपर टूल और द सेटिंग, इट इट इज बिकॉज ऑफ इंस्पेक्शन। और अगर कोई कंपोनेंट गलत सेटिंग के कारण, गलत टूल के कारण ठीक से नहीं, स्पेसिफिकेशन में नहीं बन रहा है, अपनी टॉलरेंस के भीतर नहीं बन पा रहा है, तो ये इंस्पेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ और आप उसको पकड़ नहीं पाए, इस कारण से आगे चला गया है। सो इंस्पेक्शन यू कैन से is a subset of the quality control. Inspection is one of the activity to be performed within the umbrella of the quality control, but inspection is not equal to quality control. ये quality control के भीतर की जाने वाली एक प्रक्रिया है। क्वालिटी कंट्रोल और देखें जरा, हम यहाँ पे देखें कि जरा, अच्छा एक क्वालिटी कंट्रोल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल एक क्वालिटी एश्योरेंस के भीतर है और ये दोनों एक्टिविटी क्वालिटी मैनेजमेंट के भीतर है। तो ये सब चर्चाएं इस चैप्टर में एक एक करके आएंगी। अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को। बट इंश्योरिंग इश्यूज ऑफ द प्रॉपर टूल, स्पेसिफाइंग एप्रोप्रिएट मशीन सेटिंग, करेक्ट गेज, proper training, so that components of good quality are only produced, it is because of क्वालिटी कंट्रोल। और ये सब चीज़ें हम सुनिश्चित करें कि मशीन की सेटिंग ठीक हो, गेज सही इस्तेमाल हो, सही प्रकार का गेज इस्तेमाल हो, ट्रेनिंग व्यक्तियों को दी गई हो जो गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीन पे काम कर रहे हैं, और जिसके कारण अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में आ जाएगा। क्वालिटी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी डिपार्टमेंट ओनली। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अक्सर कंपनी में, प्रोडक्शन हाउसेज में इसको लेकर डिस्कशंस होते हैं कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट किसकी जिम्मेदारी है। सो क्वालिटी केवल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें मेंटेनेंस भी आ जाएगा, इसमें यूटिलिटी डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसमें पीपीसी डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसमें टूल कंट्रोल डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसमें प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी इस्तेमाल हो जाएगी। सभी लोग मिलके, क्योंकि अल्टीमेटली एक कंपनी के छत के नीचे जितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हर एक का मूल उद्देश्य है कि अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट बने। तो कहीं ना कहीं every department has a interlinked, and the sole motto of every person working in the company is to produce the product of the good quality. Quality must be ensured across all activities of the plant। वही जो बात मैं आपसे कह रहा था, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, R&D, परचेज, डिस्पैच, प्रोडक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर होते हैं, सबका मूल उद्देश्य यही कि प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता का बने। अब यहां पर हम क्वालिटी कंट्रोल की परिभाषा पढ़ते हैं, डिफिनीशन क्या है। क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्निक बाय मींस ऑफ विच एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस्ड। ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्निक के भीतर अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसी एक प्रक्रिया है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्वीकार करने वाले प्रोडक्ट, अब वो भी एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया हम डिफाइन कर देते हैं कि अब एक जैसे प्रोडक्ट इस सिस्टम से बनेंगे। ए सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। एक ऐसा हमें सिस्टम डिफाइन करना है कंपनी के अंदर कि प्रोडक्ट के हर स्टेज पर चेकिंग भी हो और हर स्टेज पर चेकिंग किस स्टैंडर्ड से होगी, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी टॉलरेंसेस क्या है, उसके गेज कौन से हैं, उसके मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, किन से चेक होगा, किस साइज के भीतर उसको रखना है, ये सब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पहले से डिफाइन कर दिया जाता है।
Systematic control of those variables encountered in a manufacturing process which affect excellence of product is controlled by the quality control. तो अगर हम इन सब चीज़ों को साइज के दायरे में रखेंगे, सब कंट्रोल करके चलेंगे, तो धीरे धीरे हमारी कंपनी एक्सेलेंस की ओर जाएगी। QC is the mechanism by which products are manufactured to standards and specification. तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म, हम एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्पेसिफिकेशन के भीतर बनता है और कस्टमर की नीड को पूरा करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग से जो हमको इनपुट मिलते हैं, कस्टमर की आवश्यकता जो इनपुट मिलते हैं, जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके अनुसार डिज़ाइन में चेंज होता है और क्वालिटी कंट्रोल उस चेंज डिज़ाइन के अनुसार प्रोडक्ट को डेवलप कराता है। उस प्रोडक्ट की वहाँ प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन अगर स्पेसिफिकेशन के भीतर हो रहा है, इसकी वो जिम्मेदारी निभाता है कि उसके भीतर बनना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज द डिग्री टू विच इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। देखिए बड़ी सरल डेफिनेशन यहाँ पर आ गई, बहुत साधारण सी अच्छी सी परिभाषा है कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि किस हद तक हम कस्टमर की अपेक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। इससे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छी डिफिनेशन सरल भाषा में लिखी गई। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द डिग्री टू विच इट कन्फर्म्स। तो ये किस हद तक हम कस्टमर की अपेक्षाओं को अपने डिजाइन से पूरी कर रहे हैं, इससे भी हम क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप क्या है क्वालिटी का? इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द क्वालिटी पैरामीटर ऑफ इनकमिंग, इन प्रोसेस एंड फाइनल। जो कच्चा माल कंपनी में आया उसको भी चेक करना है, जो माल प्रोडक्शन कंपनी में हो रहा है उसको भी चेक करना है, और अब प्रोडक्शन होने के बाद हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है डिस्पैच होके, वहां भी चेक करना है। तो सारी एक्टिविटी इसके भीतर आ जाती है। एफर्ट्स आर मेड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो इसके इंप्रूवमेंट के लिए लगातार हमको प्रयास करते रहना चाहिए। टू ट्रांसफॉर्म एवरी इंडिविजुअल टू बिकम क्वालिटी कॉन्शियस, टू इंश्योर quality parameters standard and take corrective measures for any deviation in the process। ये सारा स्कोप के भीतर आ जाता है। एंड टू डेवलप द वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी को हमारे अनुसार कुछ प्रोडक्ट बनाकर हमको उपलब्ध कराते हैं, उनको वेंडर्स कहते हैं। तो वेंडर्स को भी उनका विकास करना ताकि वो हमारे एक्सपेक्टेशन और मेरी डिजाइन ड्राइंग के अनुसार, मेरे स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोडक्ट बना के हमको दे सकें, तो उनको भी डेवलप करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। To prepare checklist of products process for quality standards, to maintain records of inspection, to suggest process department, production department, R&D department for improvement, to maintain instruments and the gauges, to ensure calibration of the instrument। ये सारे के सारे स्कोप जो हैं, सारे के सारे जो काम हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल के स्कोप के में आते हैं। ये इनका दायरा है जहां तक इनको, यानी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है, कंपनी के हर जगह पर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और हर जगह इनको जिम्मेदारी से काम करना होता है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 है, इस लेक्चर नंबर 3 में आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का स्कोप क्या है, ये सब बातें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में कुछ एक डायग्राम्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चीज़ों को एनालाइज करते रहिए, और कमेंट और जो लाइक करना है उसको भी लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।